कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं या जो है जनता को या संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं, उनको पहले बोर्ड से जो जुड़ी चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहिए, संशोधन से जुड़ी चीज़ों को जानना चाहिए। इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को अभी भी तमाम अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। जो उनके तमाम ऐसे इशूज़ रहे हैं उस पर इस सरकार ने खूब कुठाराघात किया है, खूब उसको रोकने का और ठीक करने का प्रयास किया है और इसका उपयोग जनहित में विशेष रूप से गरीब मुसलमानों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इसमें बिल में वक्फ बोर्ड को दे दी गई है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, जिनको आपत्ति है वो आपत्ति केवल इस बात से है कि अब वो प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बोर्ड में वेस्ट हो चुकी हैं अब वो डाइवेस्ट होंगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये इलीगल नहीं है। प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। सारी चीज़ें फॉर्मुलेशन में हुई हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जामिन किया गया है, प्रॉपर डिबेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन दी पार्लियामेंट। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़िए जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिले, आप उस डिबेट का हिस्सा होइए जो सकारात्मक बात करता है या सही बात करता है। तो जब सही बात करने की बात आएगी तो उसमें कोई दुविधा या विरोधाभास नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम लोगों ने ही सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड को संपत्तियां दान की है, इस पे भी प्रतिबंध लगा है। वही व्यक्ति अब दान कर सकता है, वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है जो मिनिमम 5 साल तक मुसलमान हो। भ्रष्टाचार इस कदर था कि जिसकी वजह से ये संशोधन लाना पड़ा। भ्रष्टाचार ये था कि उनकी उन संपत्तियों पे जो उनके नाम कह सकते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से राजनीतिक लोग हैं, वो मैक्सिमम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा जमाए हुए थे। पैसे का जो उससे आय होती थी, लीज पे दी जाती थी ज़मीनें, वो लीज पे दे करके वो लोग उसका लाभ ले रहे थे और कहीं न कहीं उसकी वजह से जो गरीब मुसलमान था वो शिकार हो रहा था, वो परेशान और हताश था, जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए। चेंजेस इस तरह से हैं जिसमें कुछ रिफॉर्म आ सके, उसमें अच्छा कुछ हो सके, तो उसको लेकर के इस तरह का विरोधाभास या ऐसी स्थिति पैदा करना जैसा कलकत्ता में हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा शर्मसार करने वाली हैं। 4 अप्रैल को संसद भवन में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ। उसके बाद देश भर की सियासत गर्मा गई, पश्चिम बंगाल जल उठा, विपक्ष ने हाहाकार मचा दिया, लोग संसद भवन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करने पहुंच चुके। लेकिन आखिर वक्फ संशोधन बिल क्या है, इसमें क्या कमियां हैं और इससे क्या वाकई मुसलमानों का कोई लाभ है या नुकसान है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, धीरेन्द्र द्विवेदी जी और आशुतोष त्रिपाठी जी। दोनों से ही जानेंगे कि आखिर इस बिल का सही मायनों में अर्थ क्या है और क्या इससे मुसलमानों का नुकसान होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आशुतोष त्रिपाठी जी से जानते हैं। सर ये बताइए, हाहाकार मचा हुआ है, योगी कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके अलावा अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो सरकार है वो धर्म पर ही सियासत कर रही है क्योंकि हिंदुओं को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में, संशोधन जो किया गया है सरकार की तरफ से, इससे क्या वाकई मुसलमानों का फ़ायदा है या नुकसान? देखिए, ये नया हमारा जो संशोधन आया है वक्फ बिल पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरे देश में हम लोग ये महसूस करते रहते हैं, आज़ादी के बाद से अनेक संशोधन, चाहे वो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड रहे हों, इवन कि संविधान संशोधन भी हमारे यहाँ जो हुए हैं, ये समय की मांग होती है और समय के साथ सभी कानूनों में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और उस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है वो पक्ष में अपने हिसाब से अपने तर्क देती है और जो हमारा विपक्ष है वो इस संशोधन के खिलाफ अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। लेकिन मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, जो बोर्ड में जो संशोधन की आवश्यकता थी, ऐसा क्यों हुआ, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से और विशेष रूप से अपने मुसलमान भाइयों से कि संशोधन समय समय पर लगातार होते रहे हैं। 54 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक व्यापक स्तर पे एक बदलाव किया था। 23 में अंग्रेज़ों के समय में जब ये वक्फ बिल लाया गया, मुसलमान वक्फ अधिनियम लाया गया था, उसके बाद जब 54 में इसमें व्यापक रूप से इसमें बदलाव किए गए। फिर इसके बाद भी यही नहीं कि 54 के बाद फिर रुक गया, 95 में और भी विस्तार से इस पर जो है बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, फिर 13 में किए गए
और अब जो है 24 में ये लाया गया और अब ये फाइनल अब जा कर के हो पाया है। मुझे लगता है कि देश के मुसलमानों को या और भी जो पक्ष विपक्ष से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इनको इस पूरे बिल का पहले अध्ययन करना चाहिए, फिर उसके बाद ही इस पे कोई उनको अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। रही बात जो बंगाल की आपने उठाया है या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात आपने उठाया है, तो सही मायने में स्थिति ये है कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं या जो है जनता को या संपत्तियों को आके हवाले कर रहे हैं, उनको पहले बोर्ड से जो जुड़ी चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहिए, संशोधन से जुड़ी चीज़ों को जानना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक संशोधन सही दिशा में किया गया प्रयास है और अभी भी जो है सरकारें उसको जब पूरी तरह से लागू कर लें तो अच्छा होगा। और जो बदलाव किए गए हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें बदलाव जो महत्वपूर्ण हैं वो कई ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखें, इस सरकार ने प्राथमिकता पे जब 3 तलाक की बात आई थी, महिलाओं के हक की बात आई थी मुस्लिम महिलाओं की, तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, मुस्लिम महिलाओं को अभी भी तमाम अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। जो उनके तमाम ऐसे इशूज़ रहे हैं उस पर इस सरकार ने खूब कुठाराघात किया, खूब उसको रोकने का और ठीक करने का प्रयास किया है। और उसमें जो है एक ये भी बड़ा संशोधन ये अहम महत्वपूर्ण है। और इसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से जब वक्फ बोर्ड से रिलेटेड चीज़ों में अधिकार मिलेगा। और एक और चीज़ है जिस पे हाय तौबा ज़्यादा मची है, जिस पे उनका कहना भी कहीं कुछ हद तक जायज़ है। उनको ये लगता है कि हमारे धार्मिक मामलों में गैर मुस्लिम लोग जो है इंटरफेयर करने जा रहे हैं, सरकार ने ऐसे प्रावधान कर दिए हैं। तो ये बात उनकी कुछ हद तक उनके वो तकलीफ़ पहुँचा सकती है, मुझे लगता है। लेकिन एक ये समावेशी बिल है जो संशोधन किया गया है, पहले से अधिक पारदर्शी है और इसका उपयोग जनहित में विशेष रूप से गरीब मुसलमानों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। और इसमें जो एक और बड़ा प्रावधान है कि जो हमारे यतीम हैं, जो हमारी जो है विधवा महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड कहीं से अपने में ना मिला ले। जो इनकी ज़मीन आज भी 9.5 लाख से अधिक ज़मीनें इनकी पूरे देश में हैं, उसका उपयोग जनहित में हो, विशेष रूप से गरीब मुसलमान भाइयों के लिए हो। ये एक अच्छी पहल है। और सरकार ने एक और चीज़ जो इस बिल के माध्यम से की है वो ये किया है कि जो वक्फ बोर्ड इनके बनाए गए हैं, जिस पे जो है अंतिम निर्णय देने का जिनको अधिकार है, उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया है और जिला कलेक्टर को ये एक अधिकार दिया है इसको सर्वे करने का, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें जो है अमेंड किया गया है और इसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। और उन भाइयों से भी अपील करते हैं, मुस्लिम भाइयों से, पहले इसको समझें बिल को, सही मायने में ये उनके हित के लिए है। और इसके बावजूद उनको कहीं लगता है तो अगली प्रक्रिया करें। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है और भी उनके पास। बिल्कुल, आपने कहा कि 9 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड के पास है, यानी कि डिफेंस और रेलवे के बाद अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड है। अच्छी बात यह है कि संशोधन बिल में कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं, पहले तो ये भी ऑप्शन नहीं था और 70 से ज़्यादा याचिकाएं वहाँ पर दायर की गई हैं। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील हम कह सकते हैं और कपिल सिब्बल जैसे देश के अग्रणी वकील पेश कर रहे हैं मुसलमानों का पक्ष या वक्फ बोर्ड का पक्ष। मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड भी इसके ख़िलाफ़ ही है कि ये जो बिल लाया गया है वो गलत है। और केंद्र की तरफ से बात की जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसका पक्ष रख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये रास्ते तो खोले ही गए हैं? अगर कोई तकलीफ़ है, कोई कष्ट है मुसलमानों को या मुस्लिम महिलाओं को, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं और वही हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं को तो विशेष रूप से लाभ ही मिला है और मुझे लगता है कि अच्छी पहल है। रही बात जो आपने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है। अगर सरकार की तरफ से कोई गलत इस तरह का संशोधन लाया गया है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और पहले से भी पेंडिंग है, तमाम याचिकाएँ आ गई हैं और हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय जो है इस पर सही निर्णय लेगा। और स्वागत करना चाहिए पूरे देश को, हर संशोधन का स्वागत करना चाहिए जो एक सही दिशा में प्रयास हो। और आगे आने वाले समय में संशोधन तो लगातार हमारे संविधान में संशोधन होते रहे हैं। इस तरह के जो भी कानून हमारे देश में बने हैं सदैव परिवर्तनशील हैं और ऐसे संशोधनों का हमें स्वागत करना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसके लिए और तमाम रास्ते हमारे पास न्यायपालिका के खुले हुए हैं। बिल्कुल, संशोधन में अगर कोई कमियां हैं तो आगे भी दरवाजे खुले हुए हैं। आप सोचिए कि मैराथन बहस हुई, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, तमाम जो नेता थे वो अपना पक्ष रखे, लेकिन कानूनी दांवपेच पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, कानूनी दांवपेच क्या फंस रहा है? आखिर क्या वजह है कि अभी 1 महीना 10 दिन भी नहीं बीता है, 1 महीने से भी कम का समय है, 10 दिन बीता है और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, 70 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है? नहीं, there are certain major amendments that has been made in this particular bill of 2025
तो ये 2025 का जो अमेंडमेंट बिल है, इसने पूरे नेचर को और पूरे एम और ऑब्जेक्ट को चेंज किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी ज़रूरत बहुत पहले से प्रतीत हो रही थी, और सरकार ने अगर ये स्टेप आगे लिया है तो इसमें निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें जो है, जिन प्रावधानों का किया जाना और जिन्हें बदला जाना आवश्यक था, वो सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। जैसा कि तकरीबन संपत्तियों का विवरण इन्होंने दिया कि इतने लगभग एरिया की प्रॉपर्टीज़ जो है, नाउ दे हैव बीन गिवन टू द वक्फ बोर्ड। तो एक फैक्चुअल एस्पेक्ट इसमें ये है कि आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल पावर, अबाउट 6000 प्रॉपर्टीज़ हैज़ बीन नेम्ड इन द वक्फ बोर्ड। तकरीबन 6000 प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड में किया गया, अ वेरी लार्ज एरिया। अच्छा, क्वेश्चन इस बात का नहीं है, क्वेश्चन इस बात का है कि जो प्रोसीजर है, जिन प्रोसीजर्स के थ्रू आप किसी एक्ट को रेगुलेट करते हो, या जो चीज़ें रेगुलेशन में आपको लगती हैं कि दीज थिंग्स शुड नॉट हैव टू बी फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे, उनका रेगुलेशन सही नहीं है, तो अगर उसमें कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किए जाते हैं तो उसका ऐसा कोई उस पर जो है ये निर्बंधन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी संसद में कोई बिल पास होता है और बिल के पास होने के बाद में उस पर चर्चा होती है, व्यापक डिबेट होती है, और उसके बाद में वो बिल पास होता है, राज्यसभा से उसकी जो है वो दोबारा स्वीकारोक्ति ली जाती है। तत्पश्चात आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू की पावर है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रूटनी करता है। नंबर ऑफ पिटिशंस हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हाटएवर द ग्रीवियंसेस दैट आर बीइंग देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिटिगेंट्स, जिनको लगता है कि देयर राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड, कहीं से इस बिल की ओरिजिनलिटी को या इसके लार्जर इम्पैक्ट को जो है वो डाइल्यूट किया गया है, तो देन सुप्रीम कोर्ट विल हेयर द मैटर अप टू अ लार्जर एक्सटेंट, एंड सुप्रीम कोर्ट विल पास द अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन दिस मैटर। बट सो फार एज द इम्पैक्ट ऑफ दिस बिल इज कंसर्न, दिस इज इन द राइट फ्लो। तो धीरेन्द्र द्विवेदी जी का कहना है कि सरकार प्रबंधन कर रही है और जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इसमें बिल में वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़। अच्छा, डिक्लेरेशन का जो है यही तो बताया कि एक प्रोसीजर होता है, एक फ्लो होता है, किस तरह से किसी प्रॉपर्टी को वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, जिनको आपत्ति है वो आपत्ति केवल इस बात से है कि अब वो प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बोर्ड में वेस्ट हो चुकी हैं अब वो डाइवेस्ट होंगी। लेकिन साहब, मुसलमान तो घबराए हुए हैं, वो उनका कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी छीनने के लिए सरकार की ये साजिश है, ये तो धर्म की राजनीति कर रही है। देखिए, सप्रेस, यहाँ पे बात ऐसा नहीं है कि घबराने की बात है। क्वेश्चन ये है कि समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन डन इन द पास्ट, दैट इज़ नाउ हैज़ टू बी करेक्टेड। उसको एक करेक्ट करने की एक प्रक्रिया है, और अगर ऐसा कुछ गलत है तो वो एक प्रक्रिया के तहत जो है वो सही किया जाना हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था का एक भाग रहा है। मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये इल्लीगल नहीं है। प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। सारी चीज़ें फॉर्मुलेशन में हुई हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जामिन किया गया, प्रॉपर डिबेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन द पार्लियामेंट, एंड देन आफ्टर when the final result has been came, this bill has been enacted in the parliament। लेकिन साहब, देश के मुसलमान इतने साक्षर नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं। Now the time has come that everyone should have to educate himself in respect of the true prosperity, rather with the interest of the nation itself। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इफ़ यू आर नॉट बीन एबल टू एजुकेट योर सेल्फ, देन यू हैव टू टेक सर्टन मेजर कि आप खुद को अपने आप को एजुकेट कर लीजिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़िए जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिले, आप उस डिबेट का हिस्सा होइए जो सकारात्मक बात करता है या सही बात करता है। तो जब सही बात करने की बात आएगी तो उसमें कोई दुविधा या विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में हमारे देश का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है सभी को पूरे अधिकार देता है। आप खुद देखिए, पार्लियामेंट में जिस तरह से डिबेट हुई या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिटीशंस की हेयरिंग हो रही है, इवन आई एम नॉट इन द पोजीशन टू मेक एनी स्टेटमेंट बिकॉज द प्रोसीडिंग्स आर अंडरगॉन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज वाई लेट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट। आप खुद सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में खुद सीजीआई संजीव खन्ना जी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कितना बड़ा मामला है, पूरे देश में सियासत गर्म है। लेकिन वक्फ किस संपत्ति को किया जा सकता है, वक्फ करने से पहले क्या किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती है, वक्फ बोर्ड क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आशुतोष जी, ये बताइए कैसे कोई व्यक्ति
वक्फ कर सकता है अपनी संपत्ति, इसका मायने क्या है? देखिए, एक नया जो परिवर्तन इसमें आया है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा जो है अभी बताया, भाई साहब ने बताया है कि गैर मुस्लिम लोगों ने ही सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड को संपत्तियाँ दान की है। इस पर भी प्रतिबंध लगा है। वही व्यक्ति अब दान कर सकता है, वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है जो मिनिमम 5 साल तक मुसलमान रहा हो। ये नहीं कोई एक नया व्यक्ति आया और वो मतलब धर्म परिवर्तन करके अगर करके या गैर मुस्लिम होने के बावजूद जो है वो अपना वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान कर दें। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही और सही संपत्ति कौन कौन सी है इसकी जांच हो जाए, प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी हो जाए, ये बहुत ही अनिवार्य था। क्योंकि ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि गैर मुसलमानों की संपत्तियों का कहीं न कहीं अतिक्रमण करके या उनको गलत तरीके से अवैध रूप से मिला लिया गया वक्फ बोर्ड में, और इसमें भ्रष्टाचार इस कदर था कि जिसकी वजह से ये संशोधन लाना पड़ा। भ्रष्टाचार ये था कि उनकी उन संपत्तियों पे जो उनके नाम कह सकते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से राजनीतिक लोग हैं, वो मैक्सिमम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा जमाए हुए थे। आपको क्या लगता है इसमें सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण है? निश्चित रूप से जो संपत्तियां, चूँकि वक्फ बोर्ड ये 1923 में ही जब ये हमारी उसमें ब्रिटिश हुकूमत थी तब से इसका जो है कहीं न कहीं शुरुआत हो गई थी। वक्फ बोर्ड का शुरुआत हो गया था 54 में, इसको रेगुलराइज़ किया गया। उसके बाद से ही बहुत सारी संपत्तियां जो है उसमें अवैध रूप से मिला ली गई, जिसमें सरकारी संपत्तियां भी रही होंगी, गैर मुस्लिमों की भी संपत्तियां रही होंगी। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और तमाम ऐसी चीज़ों जो गलत गतिविधियों में लिप्त कहीं न कहीं जो है ये बात आई, और ये कहा गया कि इसमें मुस्लिम जो हमारे रहनुमा थे, जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे वर्षों से कब्जा जमाए रखा है और उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। जिसकी ज़रूरत गरीब मुस्लिम भाइयों को थी, गरीब मुस्लिम परिवार को थी, उस पे उन लोगों ने जो है कब्जा करके रखा रहा, और उसका लाभ पैसे का जो उससे आय होती थी, लीज़ पे दी जाती थी ज़मीनें, वो लीज़ पे दे करके वो लोग उसका लाभ ले रहे थे, और कहीं न कहीं उसकी वजह से जो गरीब मुसलमान था वो शिकार हो रहा था, वो परेशान और हताश था, जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए था। संसद भवन में आपत्ति जो दर्ज की गई वो ये है कि इतनी बड़ी संपत्ति रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर, लेकिन रेवेन्यू लगभग ना के बराबर। रेवेन्यू तो जनरेट ही नहीं होता था सरकार की, ये भी एक आपत्ति थी। यही सारे ऑब्जेक्ट के जिनकी वजह से ये 2025 का अमेंडमेंट लाया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। और बेसिक पर्पस इसका ये था कि जिन चीज़ों में खामियां हैं उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये केवल अमेंडमेंट जो है वो किसी एक ऐसे प्रोस्पेक्टिव में लिया गया है जो किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम टू मेक अ स्क्रूटनाइज अपॉन अ सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट हैपनिंग इन सच अ वे जैसा उनको होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट में इतनी खामियां हैं, जैसे कि ये कहा गया कि इसका मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा था, तो अगर उसमें कुछ रिफॉर्मेटिव चेंजेस किए गए हैं और उसकी वजह से बिल लाया गया है, तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्शनेबल आपको अगर ऐसा लगता है कि आप उसके नेचर को, पूरे के पूरे कलर और कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने की बात करते हैं या पावर्स को सीज करने की बात करते हैं, देन देयर मे बी अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर चेंजेस इस तरह से हैं जिसमें कुछ रिफॉर्म आ सके, उसमें अच्छा कुछ हो सके, तो उसको लेकर के इस तरह का विरोधाभास या ऐसी स्थिति पैदा करना जैसा कलकत्ता में हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा शर्मसार करने वाली हैं। आप तो साहब शिक्षित हैं, लेकिन एक आम मुसलमान जो आपको देख रहा है उसको आप आम शब्दों में किस तरह से समझा सकते हैं? क्या पसमानदा मुसलमानों का इसमें फ़ायदा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको एक सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। आपको हर चीज़ को जज करने का, पहले उसको समझने का और उसको अपने विवेक से समझने का। विवेक का अर्थ यहाँ मैंने इस वजह से बोला कि आपके पास ज्ञान है पर विवेक भी होना चाहिए कि आप परिस्थितियों के हिसाब से आप देख सके कि क्या उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आप ये देखिए कि अमेंडमेंट में जो आप उसको काउंट कर लीजिए कि क्या ऐसी चीज़ें, एक अगर मान लीजिए इफ़ द मेंबर who is other than the religion of Muslim, if he has been entered in the domain of that particular वक्फ बोर्ड, then आप केवल इस पॉइंट को लेकर के कि हाउ इट कैन बी डन, कैसे हो सकता है, तो आप उसकी जेनेसिस को समझिए कि ये आपको नुकसान भी ऐसा नहीं करता जैसा आप कह रहे हैं, और ये आपको एड भी करेगा। और अगर कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ ऐसा गैर कानूनी नहीं है, तो डर किस बात का, ये भी सवाल है।
डर किस बात का मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से? अगर कुछ गैर कानूनी नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो ब्यौरा देने में, प्रबंधन करने में क्या आपत्ति होगी? नहीं, मुझे लगता है डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही जिससे हमारे किसी मुसलमान भाई का कोई हित प्रभावित हो। और अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन करने का प्रयास है। वक्फ बोर्ड में भी डिजिटलाइजेशन का युग है। तमाम संशोधन इस तरह के होते रहे हैं। अभी आपने देखा है कि नए कानून भी आए, उसमें भी प्रयास ये है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है हमारे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर संस्था में, हर बोर्ड में लाए जाएं, जिसके माध्यम से जो उनकी संपत्तियां हैं, जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को विजुलाइजेशन हो, सारे लोग उससे अवगत हों और हर चीज़ पे हम लोग अपनी बात रख सकें। और विशेष रूप से जो मुस्लिम भाइयों के लिए चूँकि ये संशोधन लाया गया है, तो वो भी चीज़ों को डायरेक्ट घर बैठे समझ सकें कि हमारे वक्फ बोर्ड में हमारे इस संशोधन से हमें क्या लाभ है और हमारी संपत्तियां कहाँ-कहाँ हैं, क्या-क्या हैं, और उस पे वो भी खुद भी जो है अवेयर हो सके। ऐसा प्रयास जो है किया गया है और निश्चित रूप से ये सराहनीय है जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और पूरा जो है इसको डिजिटलाइजेशन किया गया है, तो ये लाभदायक होगा। तो बिल्कुल सरकार ने पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा है कि जो ये वक्फ संशोधन बिल है, इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान ना हो। हाँ, अगर सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा किया है गैर कानूनी तरीके से, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है तो आखिर डर किस बात का? वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।